हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अपने चैनल चंपारण एकेडमी पे सीटेट की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक हमने क्या सीटेट में हिंदी पेडागोजी के क्लास किया है, ईवीएस किया है और सीडीपी का 15-15 क्वेश्चन किया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख ले, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ से कंसेप्ट हमारा बनता है और यहाँ से हमें क्वेश्चन का नेचर भी पता चलता है कि कैसे सीबीएसई वाले हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ में क्या 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने वाले पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के पूछे जाते हैं। पेडागोजी मतलब होता क्या है कि मैथ जो है वो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, मैथ के साथ बच्चों को कैसे इंगेज किया जाए और मैथ बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है, इसके बारे में समझना है। पेडागोजी मतलब मैथ पेडागोजी हुआ। अब तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, मैथ के पेडागोजी का ये हमारा क्लास होगा। ये मैथ का पहला पेडागोजी क्लास होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको ये बहुत डीप में बहुत क्या बोलते हैं उसको डिफ़ाइन करके अच्छे से समझा के आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चंपारण एकेडमी को। तो आइए शुरू करते हैं, जो हमारी क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन कितने 15-15 का रेशियो होता है। तो 31 से लेकर 45 तक जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होते हैं उसको पूछा जाता है। और जो 46 से लेकर 60 तक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जो ये पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। तो हम 46 से हमेशा जब भी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथ पेडागोजी खास, तो हम क्वेश्चन नंबर मेरा हम लोग का कितना 46 से शुरू होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या सही का साइन लगा हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पहले से लगा के रखा हूँ। पहले मैं ये किताब को पढ़ चुका हूँ। जो मैं जब सीटेट दिया था तो इसी किताब को पढ़ा था और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। तो मैं यहाँ पे अपना जो पहले से ही लिखा हुआ हूँ, तो अभी का ये मार्क नहीं है। तो और ये होगा भी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमको राइट आंसर नहीं लगाना है, बल्कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा और क्यों होगा हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, विच फॉलोइंग आर द 4 क्वेश्चन पोजेज बाय अ मैथमेटिक्स टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। यानी गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इसमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होते क्या है। दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है। तो जो ओपन एंडेड होता है इसमें क्या होता है, हमें जो आंसर जो मिलता है 2 से अधिक मिलता है। यानी 2 से जो अधिक मिलता है वो क्या होता है, वो होता है ओपन एंडेड होता है। और जो क्लोज एंडेड होता है वो क्या होता है, उसमें एक ही आंसर मिलता है, एक ही आंसर मिलता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की राजधानी कहाँ है, तो एक ही हमारा आंसर है भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। तो ये क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। और हम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के जो बड़े बड़े शहर है वो कौन कौन है, तो इसमें हम केवल एक नाम नहीं लेंगे। जो दिल्ली जो बड़े बड़े शहर है वो क्या है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और जो अहमदाबाद, बेंगलोर, ये सारी चीज़ें क्या है, दिल्ली, ये क्या है बड़े बड़े शहर है। तो इसके अधिक आंसर हमको मिल रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ओपन एंडेड होंगे। आइए अब जो हमारा ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। जो ऑप्शन ए में है क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड वन ऑफ देम इज 7, व्हाट विल बी द अदर नंबर। यानी यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उसमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये आपको लग रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, नहीं है। क्योंकि 7 प्लस ये इक्वल टू कितना है, 15 है। और 15 एक का जब एक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 7 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक ही आंसर आ रहा है, 8 केवल आंसर आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा क्लोज एंडेड है। तो क्लोज एंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो ऑप्शन है ये ओपन एंडेड नहीं है, ये हमारा क्लोज एंडेड है। तो ये गलत हो गया। जो दूसरा ऑप्शन है बी है, उसमें दिया है कि if the age of Anil is 7 years and his father age is 5 times more than that
ऑफ अनिल्स एज, व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर। यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है, तो पिताजी की आयु कितनी होगी। यानी यहाँ पर क्या कहा गया, अनिल की आयु कितनी है, 7 है, और उसके पिताजी की उससे 5 गुना है, यानी कि कितनी उनकी एज है। तो कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 35 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक ही आंसर आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा क्लोज एंडेड होगा, ये भी ओपन एंडेड नहीं होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन बी है ये भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन सी कह रहा है इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज 17 देन व्हाट आर द नंबर्स। तो इसमें क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्या क्या है। ये हमारा ओपन एंडेड है। क्यों ओपन एंडेड है, आइए अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्या a प्लस बी इक्वल टू कितना है, हमारा हो रहा है 17। तो कह रहा है कि क्या क्या नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर 8 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। यहाँ पे 7 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। 11 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। यानी क्या हो रहा है, 17 होगा। तो कितना हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ऑप्शन आ जा रहा है कि हम बहुत सारे नंबर को जोड़ के 17 ला सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ऑप्शन हमको मिल जा रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्लोज एंडेड है। तो ऑप्शन सी ही सही है। आइए ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया है व्हाट शुड बी एडेड टू 17 टू गेट 23। यानी 17 में क्या जोड़ा है कि उत्तर 23 हो। यानी जो 17 है, 17 में क्या जोड़ा जाए कि इसका क्या हो, 23 हो। आंसर कितना है, 23 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 23 माइनस 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो 23 में से तो ये कितना बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा एक ही आंसर आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्लोज एंडेड है। तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 47 में आई होप आप लोग ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन 47 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 47 में दिया है कि अ टीचर यूज द फॉलोइंग रिडल्स इन क्लास वाइल डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। आई एम लेस देन 5 टाइम्स एंड 4 वंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडल्स इज टू। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्न पहेलियों का उपयोग किया। 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का क्या उद्देश्य है। यानी 5 दहाई, तो इसका क्या है, 5 दहाई के स्थान पर क्या होगा, और 4 से छोटा हूँ, यानी 4 से छोटा हूँ। तो ये क्या है हमारा 54, मतलब जो भी नंबर ये क्या है 54 से छोटा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे किस चीज़ का कंसेप्ट हम टीचर बिल्ड करना चाहता है, बनाना चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है डू ए समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन का, ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास, कक्षा की एक रास्ता को भंग करना। ऑप्शन सी में है आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑन प्लेस वैल्यू। क्लोज जो एंडेड क्वेश्चन है ये बंद सिरे वाले प्रश्न पूछा है। और जो क्वेश्चन ऑप्शन 4 है वो क्या है, रेनफोर्स द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। यानी क्या है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रचलित करना। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चों को ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ 10 प्लेस का जो है वो इस बच्चों को देना चाह रहा है कि इकाई दहाई का देना चाह रहा है। तो ये क्या होगा हमारा डी राइट आंसर होगा। अब सी ऑप्शन क्यों नहीं राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लोज एंडेड नहीं है। इसमें बोला है कि 54 जो हमारा आया है 5 टेंस और 4 वंस, यानी 5 क्या है, 5 हमारा दहाई पे है और 4 इकाई पे, इससे छोटा है। तो इससे छोटा कितना, 53 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है। तो बहुत सारे नंबर क्या होंगे, इससे छोटा हो सकते हैं। तो ये हमारा बहुत सारे आंसर मिल रहा है। तो क्या होगा, ओपन एंडेड होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा।
तो ऑप्शन सी इसलिए नहीं सही होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो यदि कक्षा की जो एक रास्ता है उसको भंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया। इसमें बच्चों को क्या जो प्लेस वैल्यू है उसके कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव असेसमेंट वो होता है जब हम क्या होता है, जो लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम देते हैं, एनुअल एग्ज़ाम देते हैं उसी को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। एनुअल एग्ज़ाम कब हम देते हैं? जब सारी हमारी पढ़ाई हो जाई गई रहती है, जब दूसरे क्लास में हमको जाना रहता है, तब हमारा क्या होता है, हमारा जो समेटिव एग्ज़ाम होता है वो होता है। अब क्वेश्चन 48 देखते हैं। क्वेश्चन 48 में क्या दिया है? विच एमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग शेप एट प्राइमरी लेवल, यानी निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है। यानी जो कक्षा जो प्राइमरी क्लास होता है उसमें बच्चों को शेप के बारे में, आकृतियों के बारे में, आकृति में मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आयत हो गया, सर्कल यानी वृत्त हो गया, स्क्वायर यानी वर्ग हो गया, ये सारे के बारे में क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है? इससे क्या होता है? तो इससे जो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा है, यहाँ पे ABC करके दिया है, उसके बाद ABCD करके फिर से पूछा है। तो इसमें से अब कौन कौन सा सही होगा उसके बाद यहाँ पे हमको उसमें से चुनना है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन को सही हो सकता है और उन लोगों को लगता है कि पता नहीं कि ये सही होगा कि नहीं। तो इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी ट्रिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन पूछ देता है वो सबसे इजी होता है। अब आइए इसको हम बताते हैं कि कैसे इजी हो ये सबसे क्वेश्चन, और फ्री का 1 नंबर है। देखिए जो पहला पूछा है, टू डेवलप द विजुअलाइजेशन स्किल, यानी दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना। चलिए इसको नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑप्शन बी है इसमें दे रहा है टू मेमोराइज द नेम ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स, यानी ज्योमेट्री आकृति के नामों को स्मरण करना। आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आप लोग को पता होगा कि जो ये वर्ड है मेमोराइज, ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। ये इसको क्या निगेटिव वर्ड माना जाता है। याद करना होगा, रिकॉल करना हो गया, रिपीट करना है, ये सारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है इतना तो, क्योंकि इसमें मेमोराइज आ गया है। जहाँ पे भी मेमोराइज आ जाए, रिकॉल आ जाए, रिवार्ड आ जाए, पनिशमेंट आ जाए, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो निगेटिव और पॉजिटिव का बना दूंगा, क्योंकि जो पेडागोजी होता है इसमें निगेटिव और पॉजिटिव जब आपको पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ऐसे ही चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही बी गलत है, यानी ये नहीं हो सकता। तो अब हम ये बी जिस ऑप्शन में होगा वो तो हमारा कभी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि बी हमारा यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, और ये निगेटिव वर्ड है तो हमारा कभी भी पॉजिटिव का आंसर होगा नहीं, तो यानी बी नहीं होगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में यहाँ पे बी है, आपको दिखा था, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ए होगा ही नहीं। जो ऑप्शन सी है यहाँ पे भी बी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। जो डी है ऑप्शन, इसमें भी देख लेंगे तो यहाँ पे बी है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन बी बचा जिसमें ए और सी है, और तब जब बचा यही एक ही है तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। और ये ए और सी ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है टू डेवलप द विजुअलाइजेशन स्किल, यानी मतलब जब बच्चे शेप पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर एक यदि इमेज बनेगा किसी, जैसे वो ट्रायंगल पढ़ के जाएंगे, अगर मार्केट में जाते हैं तो वो देखेंगे क्या, समोसे को देखेंगे तो उनको क्या क्या विजुअलाइज होगा कि ये तो ट्रायंगल जैसा है, तो वहाँ से उनको ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे। और जो ऑप्शन सी है इसमें कह रहा है टू इनहेंस स्पेशियल रीजनिंग एबिलिटी, यानी स्पेशल रीजनिंग जो होता है इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने इमेजिनेशन से अच्छे अच्छे कारीगर बनते हैं। जैसे कोई यदि पेंटर सॉरी, जो चित्रकारी करते हैं वो क्या करते हैं, वो इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन करके क्या करते हैं, वहाँ से अच्छे जो जैसे पेंटिंग होता है वो बना देते हैं। जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी जो कोई पुल बनाना रहता है तो क्या करेंगे, पहले ही यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक अपने पेपर पे पूरा उसका मॉडल बना लेंगे कैसे इमेजिनेशन से, और उसके अनुसार वो अपना काम करेंगे, तो वो ये इन्हेंस होता है, इस वृद्धि होती है। तो ऑप्शन
ऑप्शन ए और हमारा सी सही है, ऑप्शन बी गलत है। जहाँ जहाँ एक आपको बस चाहिए, 4 ऑप्शन दिया हो, 5 यहाँ पर दिया हो, कोई एक आपको मतलब उसमें से देख लीजिए नेगेटिव अगर जो आप पकड़ लिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। बी हम कर लिए थे तो बी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, 3 को ऐसे काट दिए, एक बचा हुआ ही हमारा राइट आंसर है। सीधे इसको क्या करना है हमको, इसको राइट, इसको हम क्या करेंगे, राइट मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे ये डील करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन 49 है वो क्या है, 49 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन मैथमेटिक्स कैन बी यूज फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का गणितीय शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यानी जो बच्चे क्या है, दृष्टिबाधित है, यानी आँख से देख नहीं सकते हैं, अच्छे से देख नहीं पाते हैं, उनको दिखाई भी देगा तो बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो उनके लिए क्या करना है, वो कौन कौन से जो टीचिंग लर्निंग जिसको हम TLM बोलते हैं, यहाँ पर जो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो वो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो हमारा जो जियो बोर्ड है ये यूजफुल होगा। क्यों यूजफुल होगा, तो ये ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है। क्या बना रहता है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा हम आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखाते हैं। ऐसे ऐसे वहाँ पे बना रहता है और इसी में क्या होता है, इसी में एक शेप बना दिया जाता है जो ये बना है। अब इसी में क्या करेंगे, वो एक शेप बना देगा। ऐसे ये चारों को मिल के, ये चारों को मिला के क्या बना दिया, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये तो चारों को मिला के क्या बना देगा, ये चारों को मिला के स्क्वायर बना देगा। तो ये इससे क्या होगा, बच्चे छू के इसको पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। तो जियो बोर्ड यूजफुल होता है। तो हमारा ये मतलब ये सही है, तो ये जहाँ जहाँ पे भी होगा वो सही होगा। तो ये हमारा देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में भी ये है, बी में भी ये है और डी में भी ये है, लेकिन सी में नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी ऐसे ही काट देंगे कि ये होगा ही नहीं। अब हमारे पास देखिए 3 ही ऑप्शन बचा। अब ऑप्शन 3 ही बचा, तो उसके बाद अगला देखते हैं जियोजेब्रा। अभी इसके बारे में क्लियर नहीं है कि ये क्या होता है, जियोजेब्रा क्या होता है। ये बड़े उच्च क्लास में जो होता है वहाँ पे स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है, वहाँ पे यूजफुल होता है। मतलब ये हाई लेवल में, मतलब 11-12 में जैसे बड़े बड़े ग्राफ्स होते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अभी हम इसको रखते हैं। अभी हम अपने दिमाग लगा के क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जो एबेकस होता है, गिन तारा होता है, ये भी जो बच्चे जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए यूज किया जाता है। एबेकस क्या होता है, आप लोग बचपन में देखे होंगे कि आप लोग के घर वाले ऐसा खरीद के लाए होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें लगा होगा ऐसे ऐसे तार लगा रहता है और इसी में एक रहता है तो एक गोला, 2 रहता है तो 2 गोला, 3 रहता है तो 3, मतलब इस ऐसे गोला गोला कुछ रहता है। हो सकता है कि वो सिसैली हो, कुछ कंचा हो, 4 है तो 4। तो ये क्या होता है, एबेकस होता है। इससे क्या होता है, बच्चे छू के और इससे क्या करते हैं, इससे छू के और गिन लेते हैं कि इसमें कितने हैं। तो ये भी जो बच्चे जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए यूजफुल है। तो हमारा ए और सी तो सही होगा। अभी बी को हमने साइड में रखा है, ये हमको पता नहीं है कि ये क्या होता है। जो चौथा है वो है ग्राफिक कैलकुलेटर, यानी कि जो ग्राफिक कैलकुलेटर होता है और उसको ग्राफिक कैलकुलेटर वो होता है जो क्या होता है, मतलब जो दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है, उसको ग्राफिक कैलकुलेटर कहते हैं। मतलब एक प्रोजेक्टर टाइप कैलकुलेटर क्या होता है, प्रोजेक्टर टाइप पे होता है और बच्चे वहाँ से देख के सीखते हैं। तो वो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए ये यूज किया जाता है। ये जो बच्चे ये होता है जो जिनको सुनाई नहीं देता है वो बच्चे क्या करेंगे, जब सुनाई नहीं देगा तो वो देख के ही उसको देख के समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या दृष्टिबाधिक के बारे में पूछा गया, तो ये हमारा ग्राफिक कैलकुलेटर नहीं होगा। यानी ए और सी तो होगा लेकिन डी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि डी नहीं होगा तो डी यहाँ पे है तो इसको काट देते हैं, डी यहाँ पे है तो इसको काट देते हैं।
और ए और सी को हम क्लियर हैं कि होगा, और ए और बी होगा कि नहीं ये हम क्लियर नहीं है। तो हमारे पास देख रहे हैं ऑप्शन बी में ए और सी का दिया है, ए और सी को दिया है, तो हम इसी को राइट आंसर मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीटेड वाले ने बहुत क्या बोलते हैं, बहुत क्लोज क्वेश्चन जो आंसर वाला क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। तो हम जिस पे हमको पूरा ये थे भरोसा है कि हाँ नहीं ये फिजिकल जो क्या वो विजुअली चैलेंज बच्चे तो होते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, वो उनके लिए जो यूज़फुल है ये हम जानते हैं, हम उसी को सही करेंगे। तो जियो बोर्ड होता है और एबेकस होता है, और हमारे ऑप्शन बी में ए और सी का सी में दिया हुआ है कि ऑप्शन ए और सी दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा जो क्वेश्चन पूछेगा इसको कैसे हैंडल करना, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है ये सारे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। सीटेड क्या है, सीटेड है आप कितना उस समय एक्टिव है, जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कितना एक्टिव है, वो सबसे ज़्यादा वो हेल्पफुल रहता है। अब क्वेश्चन 50 देखते हैं। 50 में क्या है, 50 में 50 में पूछा गया है वाइल टीचिंग जियोमेट्रिकल शेप a teacher thinking of planning a trip to a historical places it reflect, यानी ज्योमेत्रीय आकृति के शिक्षण के दौरान यानी समय पर शिक्षिका ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबिंबित करता है। यानी कोई यदि टीचर है वो क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ा रही है, यानी जब आकृति के बारे में पढ़ा रही है तो वो क्या कर रही है, एक प्लान कर रही है कहाँ पे, जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे घूमने का, तो वो ये क्यों कर रही है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर है। जो पहला ऑप्शन है ए में दिया है, फील्ड ट्रिप्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई सो दे मस्ट बी डन, यानी सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। ठीक है, और सीबीएसई ने रिकमेंड किया है, लेकिन क्यों किया है ये भी तो हमको समझना पड़ेगा। सीबीएसई ने चलो कर दिया कि हाँ बच्चों को ले जाना है, लेकिन क्यों ले जाना है, वहाँ पर ले जाने का उसका उद्देश्य क्या है, या हम बस इतना समझ लेंगे कि सीबीएसई ने हमको क्या कहा है कि ट्रिप कराना है, तो हमारा बस ये कर्तव्य हो जाता है कि हाँ एक कोई ट्रिप करा दे, उसका कुछ मीनिंग हो, कोई उसका उद्देश्य हो, एम हो या ना हो, बस ट्रिप करा दिया, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो ये है ये गलत है, इसमें कोई हमको वैसा ठोस आंसर नहीं मिला जिससे हम साबित कर सके कि जो हमको जियोमेट्रिकल शेप पढ़ाते समय बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेस पे यानी ऐतिहासिक जगह पर क्यों ले जाया जाए। जो ऑप्शन बी है उसमें क्या है, कह रहा है अ गुड ब्रेक फ्रॉम रूटीन मैथमेटिक्स क्लास एंड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, एक नित्य गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। यानी ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि रोज़ रोज़ मैथ पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं, और इससे क्या होगा, बच्चे को ट्रिप्स पे ले जाएंगे तो क्या होगा, बच्चों को फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। बच्चे बोर हो जा रहे हैं मतलब आपकी क्या पढ़ाई में कमी है, वो तो आपने जो पढ़ाई का जो क्या मेथड चुना है वो उसमें गलती है। तो ये हमारा ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है शेप्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप्स इनकरेज मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम, यानी आकृति किसी भी वस्तु शिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार की भ्रमण से गणित की कक्षा के पार ले जाना प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रोत्साहित तो वर्ड है, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। सीटेड में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आप समझ गए, मतलब आपने सीटेड का आधा से ज़्यादा का चीज़ आपने समझ गए और आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करके लाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर इनकरेज एक वर्ड है, इसी को ये इनकरेज वर्ड क्या होता है, हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, जैसे हम लाल किला पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे दरवाजे, जो दरवाजे बने हैं उनका स्क्वायर कैसा है, रेक्टेंगुलर है, जो खिड़की बनी है उसका कैसा है, स्क्वायर, तो वो है यदि स्क्वायर मतलब उसका जो खिड़की बना है वो स्क्वायर शेप में बना, या कोई पिलर ये बना है तो ये किस शेप में बना है, ये सिलेंड्रिकल शेप में बनना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बच्चा जो होता है वो वहाँ पे जो हिस्टोरिकल मूवमेंट
हिस्टोरिकल जो प्लेस होता है वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ से अपने मैथ को कनेक्ट करेंगे, यानी जो रियल लाइफ है और जो स्कूल लाइफ है ये दोनों को कनेक्ट करके उसके बाद समझेंगे तो मैथ ज़्यादा समझ में आएगा। तो तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रियल लाइफ से और जो बुक वाला जो क्लास वाला जो लाइफ है इससे कनेक्शन हो रहा है। और इससे ये क्या है जो बनाया गया है ये लगभग उसमें क्या होता है मैथ के बहुत सारे जो शेप्स होते हैं वो बिल्डिंग में छुपे रहते हैं, तो वहाँ से बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही होगा। ये ऑप्शन जो हमारा सी है वो सही होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या है। टीचर हैज़ कम्प्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस विल बी टाइम एंड नाउ नीड टू प्रोवाइड लीजर, यानी जो अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अब खाली समय अवकाश देना चाहता है। यानी कोई टीचर है वो क्या कर रहा है, जो 6 महीने का सिलेबस है एक दिन में 1 क्लास लेना चाहिए, 5 क्लास लेके क्या कर रहा है कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और बच्चे को क्या है कि अब यदि फ्री टाइम मिलना चाहिए इसीलिए चलो ट्रिप पे घूम के आते हैं। ये भी हमारा ऑप्शन ये जो क्या है ऑप्शन है ये उतना सूटेबल नहीं है। सबसे हमारा सूटेबल ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी है और यही राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन सीटेड वाला क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, वो ये कहीं भी किसी भी पेडागोजी के कितना भी बुक पढ़ जाइएगा ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये जब प्रीवियस ईयर आप करेंगे तभी आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसी से आप जब पूरा मतलब मैं जितना करा रहा हूँ उतना आप लोग देख लेंगे और उसके बाद सीटेड जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल लगेगा और उस समय आपको लगेगा कि हाँ ये क्यों ज़रूरी था सिर्फ प्रीवियस ईयर करना। आइए अब क्वेश्चन जो हमारा 51 है उसमें देखते हैं। प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर पोजेज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हिज स्टूडेंट, यानी प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित क्वेश्चन रखी। अब क्या क्वेश्चन रखी है आइए देखते हैं। क्वेश्चन रखी है, रीना और सामा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग है। वो बहुत सारे मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो और आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। यानी रीना और सामा है क्या है वो एक दुकान में क्या बैग खरीदने जाती है और आप लोग जैसे मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे प्राइस के अलग अलग चीज़ें, जैसे बैग ही खरीदना है तो आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई 700 का है, कोई 800 का है, कोई 10,000 का है, कोई 1500 का है। तो ऐसे मतलब अलग अलग डिफरेंट प्राइस के क्या होते हैं बैग लगे रहते हैं। तो आपको ये दोनों ये ऐसा देख के चकरा जा रही है कि यार तो लग रहा है कौन सा लेना है कौन ना ले। तो अब इसमें कह रहा है कि आपको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी बैग है ये कितने बैग हैं यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितने बैग है 6 बैग है और इसको अलग अलग दाम है। इसको क्या कर रहा है असेंडिंग या तो बढ़ते क्रम में लगा दीजिए या घटते क्रम में लगा लीजिए। जो बढ़ते क्रम आरोही में लगाते हैं तो जो सबसे छोटा मतलब कम वाला होता है वो पहले होगा और जब जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो सबसे लास्ट में होगा। अवरोही वाला क्या होता है अवरोही क्रम जब वो लग करेंगे तो सबसे बड़ा पहले उससे छोटा फिर सबसे लास्ट में जब जो सबसे कम प्राइस का होगा वो होगा। तो यहाँ पे हम ये सब सजाने नहीं बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको सजाने बैठेंगे तो हमारा क्या होगा हमारा टाइम ख़राब होगा। इसको सजाने बैठेंगे कि ये इसमें कौन आरोही है कौन अवरोही है, मतलब कौन सबसे कम वाला है कौन सबसे ज़्यादा है, तो ये हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जब भी हम जैसा कोशिश जब पेडागोजी करेंगे तो सीधे हम अपने ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है वो हम देखें उसको सॉल्व करेंगे, ना कि इसको बैठ के आप सॉल्व करेंगे भी तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हम आइए अब देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन ए में ओनली लगा दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो ओनली लगा दिया। बस इतना ही देखते हैं आप इस ऑप्शन को गलत मार दीजिएगा क्योंकि ओनली जो होता है वो एक निगेटिव वर्ड होता है। मैं पक्का कल पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड वाला लेकर आ रहा हूँ वीडियो, क्योंकि पॉजिटिव अगर जो पेडागोजी समझना है तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, फिर तभी जाके आप क्या कर सकती हैं आप लोग क्या कर सकते हैं जो यदि पेडागोजी का जो सेक्शन है इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो कल डेफिनेटली पहले पॉजिटिव नेगेटिव का आएगा वीडियो, उसके बाद हम अगला जो हमारा ये थी जो क्लास होगा जो पेडागोजी का क्लास होगा वो जिस सब्जेक्ट का होगा वो करेंगे। तो पहले इस वीडियो के बाद सब जो पहला वीडियो आने
वाला है वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यानी सकारात्मक और नकारात्मक जो शब्द होते हैं, नकारात्मक जो शब्द होते हैं उसका वीडियो आने वाला है। तो ओनली जहाँ पे भी आप देखिएगा तो वो काट दीजिएगा। तो ऑप्शन ये हमारा पहले ही कट चुका है, ये हमारा पहले कट चुका है। दूसरा क्या कह रहा है, द टीचर कैन यूज द क्वेश्चन टू गो बियॉन्ड कंपैरिजन ऑफ ए नंबर्स एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ डाटा, यानी शिक्षक प्रश्न का उपयोग संख्या की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों को प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचित के लिए कर सकती है। यानी जब भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब आरोही अवरोही क्रम वाला पूछे, क्या बोलते हैं ये पेडागोजी में, तो आपको वो जानते हैं क्या करना है, वो डाटा हैंडलिंग जो ये होता है उसको आपको बताना चाहता है कि डाटा हैंडलिंग में कैसे चीज़ों को सजाया जाता है। या तो छोटे से बड़े जो छोटा होता है उससे छोटे से बड़े के क्रम में सजा दीजिए, ऐसे सजा दीजिए जो मतलब कि आपको आसानी हो जाए कि हमको मतलब कौन कम वाला है कौन ज़्यादा वाला है, या जो क्या होता है, जो इसको जो बड़ा है इसको छोटे से ऐसे कर दे। ये क्या है, हमारा डाटा हैंडलिंग है। और इस टीचर यही चाहता है कि बच्चे में जो डाटा हैंडलिंग का ये जो वर्ड देख रहे हैं डाटा हैंडलिंग, अगर जैसा क्वेश्चन आ जाए ये डाटा हैंडलिंग ही आप में डेवलप करना चाहता है, तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा। आगे भी देख लेते हैं वैसे ऑप्शन, क्योंकि आप लोग को कहीं लग रहा हो कि अदर ऑप्शन भी देखना कहीं वो सही हो जाए, तो आइए उसको भी देख लेते हैं और देखेंगे कि कैसे वो और सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में है कह रहा है इट इज़ नॉट अ मैथमेटिक क्वेश्चन, इट डज नॉट इन्वॉल्व बेसिक ऑपरेशन और नंबर। मैथ का क्वेश्चन नहीं है। कैसे मैथ का क्वेश्चन नहीं है, मैथ पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा है और कह रहे हैं मैथ का क्वेश्चन नहीं है। और ये नॉट भी होता है, ये निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जो 4 है उसमें क्या कहता है, टीचर शुड अवॉइड, जहाँ पे भी ये अवॉइड वर्ड आ जाए, ये अवॉइड मतलब क्या होता है, एक मिनट रुकिए, अवॉइड मतलब क्या हो रहा है, संदर्भ लाने से, यहाँ पर देखिए ये बचना, टीचर जब भी बचने का कोशिश करे तो समझ जाइए कि वो नेगेटिव है। मतलब बच्चे को सुप्रीम मानना है, टीचर के कंफर्ट के लिए कुछ भी नहीं होता है। स्कूल में अगर एक टीचर है तो उसके कंफर्ट के लिए कुछ भी नहीं होगा, और जितना भी कंफर्टेबल में होगा, जो भी कंफर्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो बच्चे को मिलेगा। तो जहाँ पे भी आपको ये अवॉइड वर्ड दिख जाए सीधे उसको गलती मार दीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अवॉइड वर्ड है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे नॉट है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ओनली है तो सब। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे ओनली शब्द है इसलिए गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको सब यहाँ से क्या होगा, कंसेप्ट जब बन जाएगा तो बाद में हम छोटा छोटा वीडियो बना के प्रीवियस ईयर कर लेंगे। अभी शुरू है तो थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा कंसेप्ट बन जाएगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन 52 में दिया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द विजन ऑफ मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। तो आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, जो पहला है स्टूडेंट मेमोराइज द फार्मूला, मेमोराइज वर्ड भी क्या है हमारा, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, सीधे गलती मार दीजिएगा। जो दूसरा हमारा क्या है, दूसरे में देखेंगे द टीचर एज द ओनली नरेटर इन द क्लास, यानी कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णकर्ता के रूप में है। यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, ओनली आ जा रहा है, इसको भी गलत मार दीजिए। कह रहा है स्टूडेंट कॉपिंग जहाँ भी वर्ड आ जाए ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसको भी गलत मार दीजिए। और जो हमारा ऑप्शन 4 बच रहा है इसमें क्या दिया हुआ, जो 4 में दिया चिल्ड्रेन पोजिंग एंड सॉल्विंग मीनिंगफुल इन द क्लासरूम, यानी छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा वर्ड है, सॉल्विंग मीनिंगफुल, यानी ये बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, मीनिंगफुल यानी अर्थ के मतलब जो कक्षा अर्थ मतलब उसका प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या अर्थ होगा उसके मतलब पूरा डीप में जा रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे होगा, और मीनिंगफुल बना रहे हैं उसको, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये जो मीनिंग
मीनिंगफुल वर्ड है ये क्या है हमारा, ये हमारा बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉपिंग नेगेटिव था, यहाँ पर ओनली नेगेटिव था, यहाँ पर मेमोराइजिंग नेगेटिव था। ऐसे हम अगर केवल पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड भी हमको पता रहेगा तो हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइएगा क्वेश्चन 53 देखते हैं, 53 में क्या है। अब यहाँ पे आपसे एक होता है, देखिए तो इसमें क्या है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एनोडोटल रिकॉर्ड एज ए असेसमेंट टूल इन मैथमेटिक्स। यानी एनोडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसको हम ज़्यादा इसको ये सारे चीज़ नहीं करेंगे, सीधे इसका जो राइट आंसर उस पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे ही इन्होंने क्या पूछ दिया, कंसेप्ट पूछ दिया है, एक डिफिनीसन पूछ दिया है। तो हम समझ लेते हैं कि एनोडोटल रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है। तो कह रहा है इट इंक्लूड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस ऑन डे टू डे बेसिस एंड प्रोवाइड ऑब्जर्वेशनल नरेट रिकॉर्ड। यानी दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चों की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रखता है। यानी सीधे सिंपल वर्ड में समझा जाए तो क्या होता है, एनोडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ये एक ये थी जैसे फाइल हो गया, और इसमें क्या करेंगे, बच्चे के दिन प्रतिदिन के जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो और उसमें क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन जो भी काम करता है उसमें क्या पिछला जो उसका लेवल था उसके तो दूसरे बार कर रहा है तो उसमें प्रोग्रेस देखा गया कि नहीं, ये सारे चीज़ें रिकॉर्ड किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है एनोडोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोडोटल रिकॉर्ड हमारा कहा जाता है। क्या होता है इसमें, इसमें डे टू डे बेसिक प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, यानी प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड। यहाँ पर देखेंगे तो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस, एक मिनट, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्रोग्रेस ऑन डे टू डे बेसिस एंड प्रोवाइड ऑब्जर्वेशनल नैरेटिव रिकॉर्ड। तो ये क्या होता है, दिन प्रतिदिन बच्चे जो प्रोग्रेस कर रहा है उसी का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को एनोडोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, ये कभी कभी पूछ देता है। 15 क्वेश्चन पूछना है तो कोई 1-2 क्वेश्चन है उसमें कंसेप्ट भी एकदम पूछ देता है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। एनोडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, उसके बाद और भी चीज़ होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो ये सब भी पता रहना चाहिए। जैसे जैसे क्लास में आएगा वैसे वैसे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें देखते हैं कि क्या दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो है, क्वेश्चन 54 में दिया है क्लास थर्ड टीचर इंट्रोड्यूसेज द मल्टीप्लिकेशन इन हर क्लास यूजिंग रिपीटेड एडिशन एंड रेक्टेंगुलर एरो सी इज। यानी एक कक्षा जो 3 है कि 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराती है। यह क्या है, वो क्या करा रही है, यानी जो बच्चे हैं उसको जोड़ के माध्यम से सिखाना चाह रही है। तो क्या है, हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद हम इसको करेंगे। जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो कौन सा है, पहला ऑप्शन है उसमें दिया है इंट्रोड्यूसिंग मल्टीप्लिकेशन थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रेटेजी बाय अल्टराइजिंग द प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए स्टूडेंट। यानी जो टीचर है वो क्या कर रही है, इनफॉर्मल कर रही है। सबसे पहले हम इनफॉर्मल और जो फॉर्मल है और फॉर्मल है इसको हम समझ लेते हैं। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है इसको समझ लेते हैं। फॉर्मल ये हो गया और इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मल क्या होता है। तो आप लोग सुने होंगे कि जो ऑफिस लोग जाते हैं वो फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, यानी वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रूल रेगुलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको फॉर्मल यानी आपके पास एकदम आयरन किया प्रेस किया हुआ शर्ट होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, मोजा होना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मल है। और जो इनफॉर्मल होता है वो क्या होता है, जो हम लोग घर पे जैसे रहते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आएंगे बाहर से जूता उठा के उधर फेंकेंगे, चप्पल उधर फेंकेंगे और
टी शर्ट निकाल के उधर डाल लेंगे। तो ये क्या होगा, इनफॉर्मल हो गया, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इससे जो बच्चे होते हैं वो इनफॉर्मल जो होता है, जो भी चीज़ें होती है उससे ज़्यादा समझते हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, ये मल्टीप्लिकल उसको क्या सिखाना, उसको गुणा सिखाना है, यानी मल्टीप्लिकेशन सिखा रही है। और वो क्या कर रही है, वो इनफॉर्मल तरीका यूज कर रही है बच्चे को सिखाने को, कि आप मान लो कि तुम्हारे पास 2 रुपया है, और 2 रुपया में कितना 2 रुपये में दो। टीचर क्या कहेगी, मान लेते हैं कि बच्चे के पास 5 रुपया है, और बच्चे के पास कितना है, 5 रुपया है। बच्चे के पास क्या है, 5 रुपया है, और 1 रुपये में कितना चॉकलेट मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट मिल रहा है, तो 2 चॉकलेट मिल रहा है। तो बच्चा सोचेगा 1 रुपये में 2 गो, तो 2 रुपये में कितना, 4 गो। तो 5 रुपये में क्या होगा, 5 रुपये में होगा, सॉरी 2 रुपये में 4, तो 3 रुपये में कितना, 6 गो होगा। 4 रुपये में कितना, 8 गो। तो कहेगा मेरे पास 5 रुपया है, मतलब 5 रुपये में हमको कितना चॉकलेट मिलेगा, 10 होगा। तो इसको बच्चे को ऐसे मल्टीप्लिकेशन से जो टीचर है वो क्या सिखा दे रही है, मल्टीप्लिकेशन से वो क्या मतलब सॉरी एडिशन से क्या सिखा रही है, वो मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। तो बच्चा सीधे क्या करेगा, सीधे करेगा 5, हमारे पास 5 रुपया है, 1 रुपये में 2 गो मिल रहा है, तो 2 मतलब 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर कितना, 10 आ जाएगा। तो यही हमारा जो टीचर है वो क्या कर रही है, इनफॉर्मल तरीके से क्या मल्टीप्लिकेशन सिखा रही है, एडिशन यानी जोड़ का यूज करते हुए। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। अब देख लेते हैं और ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा। कह रहा है टीचिंग मल्टीपल फॉर्मल एल्गोरिदम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये जो फॉर्मल वर्ड आ जाए बच्चों को, ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसको हम काट देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये गलत होगा। और ऑप्शन सी में कह रहा है वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम। बच्चों को पढ़ाने में आपको 2 साल सॉरी मतलब आपको 2 दिन भी लग जाए कोई कंसेप्ट पढ़ाने में, तो वो आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। जहाँ भी ये वेस्टिंग ऑफ टाइम आ जाए, समय का जो ये थी क्या बोलते हैं, दुरुपयोग आ जाए, नष्ट हो जाए, दुरुपयोग और नष्ट मतलब नष्ट आ जाए, तो वो क्या होता है, वो हमारा नेगेटिव वर्ड है होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। और यहाँ पर लीजर टाइम आ गया, हर सेल्फ कीपिंग इन स्टूडेंट इंगेजिंग, यानी बच्चे के को क्या कर रही है, मतलब बच्चे को इंगेज कर दे रही है, अपने टीचर मौज जो है मौज मस्ती कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी ये नेगेटिव है, और तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है यही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे को ये थी इंगेज करके आप टीचर को ये नहीं है कि उसको आराम करना है, वो उसको बच्चे को देखते रहना है कि बच्चे कहीं गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, उनको सपोर्ट करना है, उनको डायरेक्ट करना है कि नहीं ऐसे इस चीज़ को ऐसे करो बाबू। तो यहाँ पर लीजर जो टाइम है ये नेगेटिव वर्ड होता है हमारा। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन 54 का ए आंसर कैसे होगा। अब क्वेश्चन 55 देखते हैं। चाइल्ड इज काउंटिंग द नंबर ऑफ बॉल बाई पुटिंग ए फिंगर ऑन balls one by one and saying number names in order. She has counted some balls twice. Which pre-number concept is yet to be strength इन द चाइल्ड, यानी एक बच्ची गेंद की गणना एक एक गेंद पर उंगली रख के करती सॉरी एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रख कर रही है, और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों को 2 बार गणना की। इस बच्ची ने पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी तक मजबूत नहीं किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वो क्या कर रही है, वो एक गेंदा उठा रही है, एक उसके पास बहुत सारा बॉल है, उसमें और बहुत सारे बॉल है, तो वो क्या कर रही है, इसको 1 कर रही है, 2 कर रही है, 3 कर रही है, 4 कर रही है, फिर उसको ये 5 कर रही है, लेकिन इसको 2 बार और जोड़ ले, इसी को 6 कर दे रही है। यानी वो क्या है, वो 1-to-1 कोरेस्पेंडेंस जो है उसको अभी नहीं सीखी है, उसको वो अभी तक उसको किसको मजबूत करना है, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस, यानी एक से एक संगत को मजबूत करना है। सीरिएशन अभी यहाँ पर सीरिएशन क्लासिफिकेशन और कार्डिनलिटी यानी गणन संख्या वर्गीकरण और पंक्तिबद्धता नहीं होगा। क्या होगा, उसको पहले एक एक चीज़ को मतलब उसको सही करना पड़ेगा कि हाँ एक के बाद दो, एक जो है उसको उठा के रख दिए, 1 हो गया, फिर दो यहाँ पर उठा के रख दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 ऐसे 6 ऐसे, मतलब जब ये सही सब जब सही कर लेगी उसके बाद
और उसके बाद ये उसका क्या होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कोई बॉल को 2 बार गिन ली, कोई अंडा है उसको 4 बार गिन ली, कोई चीज़ है उसको एक बार नज़रअंदाज कर दी, मतलब गिनी ही नहीं, जैसे इसमें है तो एक को छोड़ देगी, यहाँ पर एक, यहाँ पर सीधे 2 कर दी, इसको छोड़ देगी, तो ये अभी 1 to 1 जो उसका कोरस्पोंडेंस है वो नहीं सीखी है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन 56 है वो क्या है, मिसकंसेप्शन इन मैथमेटिक्स कैन बी रिमूव्ड बाई, यानी गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। अब कैसे, जो गणित में कुछ भ्रांतियाँ है उसको कैसे दूर करेंगे, तो कह रहा है इंगेजिंग चिल्ड्रेन विथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, यानी बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों और में व्यस्त रख के। बिल्कुल सही बात है और यही सही बात है, क्योंकि उस बच्चों को जो एग्जाम्पल है जो बुक में दिया है उसको भी देंगे और जो रियल लाइफ में होता है उसको भी देंगे, तो बच्चे क्या होंगे इसमें इंगेज रहेंगे, और इंगेज रहेंगे तो क्या करेंगे, हाँ उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और भी देख लेते हैं कि और क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं होगा। कह रहा फॉर्म सिमिलर क्वेश्चन एज रिपीटिंग, यहाँ पर जो वर्ड है ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी में लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल ऑफ क्वेश्चन, ये ड्रिल जो वर्ड होता है, अभ्यास जो वर्ड होता है यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर जो ये ड्रिल वर्ड है ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है डी में डेमोस्ट्रेटिंग द एल्गोरिथम अगेन, उसको कलन विधि कभी भी ये कलन विधि जो होता है ये भी निगेटिव वर्ड होता है। ये जो कलन विधि दिया है ये निगेटिव वर्ड होता है। ये जब जहाँ भी आपको देखे तो उस आंसर को मतलब उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। तो यहाँ पर एल्गोरिथम यदि निगेटिव था, यहाँ पर ड्रिल और क्या बोलते हैं यहाँ पर निगेटिव था, और यहाँ पर रिपीटिंग निगेटिव था। तो हमारा जो एक ऑप्शन बच रहा है वो क्या है, वो क्वेश्चन ऑप्शन ए ही बचा है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन 57 को देखते हैं कि 57 में क्या दिया है। जो कि क्वेश्चन 57 है उसमें क्या दिया हुआ है, मिस रोमी इन हर मैथमेटिक्स क्लास आस्क हर स्टूडेंट टू क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर फॉलोइंग कंप्यूशन, यानी सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। वो उन बच्चों को कुछ दे रही है, क्या स्टेटमेंट दे रही है वो कि 10+2, 10×2, 10-2, 10/2। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पेडागोजी यूज बाई मिस रोमी, यानी यहाँ पर जो मिस रोमी है वो किस शिक्षण शास्त्र का जो शिक्षण विधि का निम्नलिखित में से कौन सा सही है, किसका उपयोग कर रही है। तो ये जो हम अपना ऑप्शन है उसमें से ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम अपना राइट आंसर ले, वहाँ से हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देखेंगे और वहीं से हम अपना, यहाँ पर कर सी इज टेस्टिंग, यहाँ पर जहाँ पे भी बच्चे को टेस्ट करने की बात आए वो एकदम बेवकूफ़ी वाला ऑप्शन है, और उस टेस्टिंग देखते ही बच्चे का टेस्टिंग जहाँ पे भी आए उसको काट दीजिएगा, ये सीधे आंसर गलत है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ऑप्शन बी है उसमें कर सी टेस्टिंग, यहाँ पे भी टेस्टिंग आ गया, ये भी वो हमारा जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। हमारा 2 ऑप्शन गलत हो चुका है, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। तो हम ये ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में है सी इज ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी वो वह विद्यार्थियों की गणितीय कथन और समस्याओं समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। ये एकदम पॉजिटिव वर्ड है और यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चों को जब वो किसी सिचुएशन में मतलब प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वहाँ पे क्या कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। तो वो बच्चों को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो ये हमारा अच्छी बात है कि कोई टीचर है बच्चे को, जो बच्चे हैं वो फंसे हुए प्रॉब्लम में, तो वहाँ पर उनकी जो भी जितनी भी सहायता हो सकती है, जो उनको जितनी सहायता कर सकते हैं आदमी टीचर वो कर रही है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते बी और सी तो सॉरी ए और सी तो हम काट चुके हैं कि ये दोनों होगा ही नहीं, और सी को हम मान रहे हैं कि ये हमारा सही होगा। डी को देख लेते हैं कि डी सही होगा या नहीं, या डी भी गलत होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी इज ट्राइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन इन हर क्लास बाई गिविंग सम टास्क टू स्टूडेंट, यानी क्या कर रही है ये बच्चे को क्लास में क्या कर रही है, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बच्चे को बस क्वेश्चन दे रही है ताकि बच्चे
क्या रहे, इंगेज रहे और क्लास में हल्ला ना करे। तो ये मेंटेन डिसिप्लिन क्लास में, ये सारी फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अगर जो क्लास में गए हैं तो वो थोड़ी बहुत शरारत करेंगे ही, कोई वो तो इसरो के ये चेयरमैन है नहीं कि वो क्लास में बैठ गए तो एकदम सावधान वाला मुद्रा में बैठे रहेंगे। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बच्चे को कोई भी काम दिया जाए तो ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है, ये निगेटिव ऑप्शन होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो हमारा ले देखिए ऑप्शन कौन सही हो रहा था, ऑप्शन सी सही हो रहा था। और वो क्या कर रही थी, वो बच्चे को ट्राई कर रही थी, स्टूडेंट को हेल्प मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है उसको मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसको क्या करने में, सॉल्व करने में, सॉल्यूशन उसका निकालने में। आई होप आप समझ गए होंगे 57 में क्या है। अब आइए क्वेश्चन 58 देखते हैं कि 58 में क्या पूछा है। 58 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 58 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंडिकेटिव ऑफ हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी निम्न में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणितीय शिक्षण के उच्च उद्देश्य के सूचक है। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको ये चूज करना है कि कौन कौन सही हो सकते हैं, कौन गलत हो सकते हैं। और नीचे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बढ़िया वाला क्वेश्चन। ये बाढ़ वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ये गलती करके आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम लड्डू होता है। मतलब हमको सीटेट में सब जो क्वेश्चन ऐसा पूछा वो सबसे इजी लगा। क्यों इजी लगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव देख लेंगे, 4 ऑप्शन है उसमें से हमको एक ना एक दो तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा निगेटिव है, और वो जो नेगेटिव जिसमें होगा उसको हम गलत काटिए देंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड टर्न आउट एम्प्लॉयबल एडल्ट्स हु कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी गणितीय शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्क का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। यानी जो ऑप्शन ए में क्या है, जो बच्चे को मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो मैथ पढ़ लेगा तो क्या होगा, उसको जॉब मिलेगा और वो उसको समाज में इज्जत मिलेगा, और वो इकनॉमी मतलब जो इकनॉमी है देश का उसमें भागीदार होगा। ठीक है, ये सारी बात ठीक है, ये होता है, लेकिन हम एजुकेशन उसलिए नहीं प्राप्त करते हैं कि हमको रोज़गार चाहिए। हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं क्योंकि हम एक सेंसेबल इंसान बने। एक मतलब जो होता है, जो सेंसिटिव एग्जाम लोग होते हैं जो हमारे समाज में, हमको वो बनना है कि कोई भी मुद्दा हो तो उस पर हम अच्छे से और उसके राइट रॉन्ग चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव साइड है और जो निगेटिव साइड है उसको भी देख ले, और जो मैंने दोनों साइड को देख के चले। तो ये हमारा जॉब के लिए कुछ भी पढ़ाई हो तो उसको आप गलत मार दीजिएगा। हमारा ऑप्शन ए गलत है। अब आइए थोड़ा सा इधर नीचे देख लेते हैं कि ये कहाँ पे बच्चे है दिया है। तो ये देखेंगे तो ऑप्शन ए में इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जो देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन ए में ए है, और उसके बाद देखते हैं और कहीं नहीं है। तो अभी हम अपना एक ही ऑप्शन, अभी हमारा ये ऑप्शन यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे जैसे पढ़ेंगे तो फिर मिलेगा। मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड डेवलप चाइल्ड इन रिसोर्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन, यानी गणितीय शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों ये सही बात है, क्योंकि जब मैथ बच्चा पढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, इमेजिनेशन होगा। वो सोचेगा कुछ जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है उसके बारे में सोचेगा, वो उसके बारे में क्या करेगा, कंसेप्ट बनाने का कोशिश करेगा। तो ये हमारा मैथ पढ़ने का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे होते हैं ना इंजीनियर, क्या होते हैं, पहले ये तो नहीं है कि पहले कोई ब्रिज बना देंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो जो ब्रिज है क्या बोलते हैं, वो ब्रिज जो पहले बना देंगे उसके बाद तो उसका नक्शा नहीं बनाएंगे, पहले नक्शा बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, वो अपने दिमाग में उसका नक्शा बना लेंगे, उसको अपने कॉपी पर बना लेंगे, उसके बाद ही जो ब्रिज बनना है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है, जो अमूर्त चिंतन होता है उसके वो डेवलप होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे बी किस किस में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी में भी यहाँ पे है,
और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, यानी हम तो पहले ए को काट ही चुके थे और देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सी है इसमें बी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी बिक गया। यानी हमारे दो ऑप्शन हम यहाँ दो दो स्टेट में पढ़ने के बाद दो हमारा ऑप्शन काट दिए, ए और सी काट दिए। अब हमारे पास कौन सा बचा है? अब हमारे पास बी और डी बचा है। तो आइए अब जो अगला स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। जो जो तीसरा ये थी जो सी वाला है उसमें दिया चिल्ड्रन शुड सी मैथमेटिक्स एज अ वे ऑफ लाइक ऑफ कम्युनिकेटिंग डिस्कसिंग एंड डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी बच्चे है जो है बच्चे को गणित गणित को जीवन एक विधि जैसे कि संप्रेषित करना, विचार विमर्श करना और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति विकसित के रूप में देखना चाहिए। यानी जो हम अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन देखे थे इसमें क्या था, यहाँ पर जो टीचर थी वो बच्चे को क्या कर रही थी, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है। जो टीचर क्या कर रही थी, बच्चे को प्रॉब्लम जो हो रही थी उसको सॉल्विंग करने में क्या कर रही थी, उसमें हेल्प कर रही थी। तो वहीं यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी में क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो एक वर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बच्चे मतलब उनका एटीट्यूड किस तरफ है, प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की तरफ। यानी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उनके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या करेंगे, अपना मैथ का यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा राइट है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा ऑप्शन सी, यानी ए हमारा गलत था, बी और सी अभी तक सही मिला है। देख लेते हैं जो हमारा दो ऑप्शन ए और सी तो कट ही गया था, ए और सी कट गया था। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सी है वो राइट आंसर है। तो इसमें सी आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है, तो सी नहीं दिख रहा है तो हमारा ये भी राइट, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन बी होगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अब बी और सी ही क्यों, इसमें ऑप्शन बी में क्या है, बी और सी। अब डी क्यों नहीं सही होगा, इसको भी देख ही लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जब इतना डिस्कस किए हैं। तो डी की इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि देखिए डी में क्या दिया है, मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज एंड प्रोसीडर फ्लुएंसी। यानी जो मैथ होता है वो फैक्चुअल जो उसमें फैक्ट होता है। कैसे फैक्चुअल होता है, मैथ में कभी फैक्चुअल ये थी में चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, वो बस वो पढ़ा दिया जाता है, उसके आधार पर सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे एडिशन पढ़ा दिया जाएगा तो हर जगह 2+2 नहीं दिया रहेगा, हो सकता है कहीं 8+2 दे दिया, 15+2 दे दिया। मतलब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कंसेप्ट बनाते हैं। जो मैथ होता है वहाँ से क्या करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, ना कि वहाँ से हम फैक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा फैक्चुअल चीज़ नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। यानी ए और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ए जो था, जो हमारा ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन ए और डी गलत था और बी और सी सही था। तो हमारा देखेंगे ऑप्शन सी में, अपने ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन जो हमारा बी है उसमें, अरे यार ऑप्शन बी में यहाँ पे बी और सी है दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 59 में एक क्या है, मैथमेटिशियन है, उन्होंने, उनका क्या नाम है, न्यूमैन है। उन्होंने 5 स्टेप दिया था कोई भी चीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए। तो वही पूछा है उसमें भी, ये इसमें क्या पूछ दिया है कि देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, वो जो न्यूमैन आदमी थे, देयर आर 5 levels to be undertaken before a student is able to solve a word problem. They are listed below in random order. यानी न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थियों शब्द समस्या को हल करने के में सक्षम हो, इसके लिए पहले वह 5 स्तर को पूरा करे। ये स्तर निम्न में यादृच्छिक क्रम में लिखे गए। यानी यहाँ पे जो उनके जो वो 5 लेवल जो दिए थे, 5 स्तर जो दिए थे, उसको अलग अलग, मतलब जो 1 नंबर पे होगा इसमें 4 नंबर पे दिया है, जो 2 नंबर पे होगा वो 5 नंबर पे दिया होगा। तो ऐसे अलग अलग बिखरा के दिया है और उसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है कि कौन पहले होगा, कौन सबसे लास्ट में होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको अगर कुछ मिलता है तो क्या मतलब, अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या है। पहला हमारे पास है कॉम्प्रहेंड, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। पूछे गए कार्य को समझना, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, आवश्यक गणितीय सक्रियाओं को करना और गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने में की सहायता, उत्तर को अर्थ पूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। यानी
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी हमको प्रॉब्लम हो मिलती है तो उसको सबसे पहले हमको पढ़ने आना चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक उस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे। तो हमारा देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या लिखा है, मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, यानी जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा पहला जो लेवल होता है वो क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को हम पहले ढंग से पढ़ ले, ढंग से समझ ले, वही हमारा पहला लेवल होता है। जो दूसरा लेवल क्या होता है, अब वो जो क्वेश्चन पढ़ लिए तो उसमें क्या है, उसमें कम्प्रिहेंड व्हाट द टास्क इज आस्किंग, यानी कोई क्वेश्चन पढ़ लिए तो अब उसमें समझेंगे कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। उसमें कि मतलब मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक लड़के के पास 5 रुपया है, वो 2 रुपये में एक टॉफ़ी किनता है तो 10 रुपये में कितना किनेगा, तो 10 × 2 कर देंगे 20 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन को हम पढ़े, फिर समझेंगे कि क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, वो डिवाइड करना है या एडिशन करना है, मतलब उस क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको समझेंगे। तो हमारा ये 2 नंबर पे हो गया। इसको एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे। उससे पहले से मैंने किया था तो उसको लिख दिया था, तो चलिए उसको माइंड नहीं करेंगे। जो तीसरा काम होता है उसको क्या करेंगे, नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल डिमांड, यानी 3 नंबर पे हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे अब हम ये थी अपना जो मैथमेटिकल डिमांड है, यानी जो पूछ रहा है उसको हम लिखेंगे। तो हमने वो क्या किया था, हमने कहा था कि 1 रुपया में 1 रुपये में कितने 2 ये थे मिलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 चॉकलेट मिलते हैं, तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे, तो 10 × अब ये क्या है, ये मैथमेटिकल जो डिमांड है इसको हम इसको कर लेंगे और इसके बाद हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो 3 नंबर पे क्या करेंगे, नीड टू ट्रांसलेट प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल डिमांड, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है उसको क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको सेटअप करेंगे। जो चौथा होता है वो क्या होता है, अब अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब चौथे नंबर पे क्या करेंगे, जब हम ये थे उसको डिमांड को पूरा कर दिए कि हाँ क्या हो, अरे यार 2 × 10 इक्वल टू क्या, तो अब ये क्या होगा 20 हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, 4 नंबर पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और 5 नंबर पे क्या करेंगे, ये हमारा 4 नंबर पे हमारा सॉल्व करेंगे। और 5 नंबर पे हम क्या करना है, रिप्रेजेंट द आंसर एज अ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट, यानी उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करेंगे। जब हम मैथमेटिकल जब कर देंगे, जब हमारा आंसर आ जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट होगा। तो वहीं सबसे पहले क्या था, हम पहले कोई भी प्रॉब्लम आसानी उस भाषा में समझिए, सबसे ईजी लैंग्वेज में समझिए, इसमें क्या है, जो न्यू मैन वाला है इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम पहले उसको पढ़ेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में समझेंगे, 3 नंबर में हम क्या करेंगे, 3 नंबर में हम करेंगे कि वो प्रॉब्लम को अब हम अपने मैथमेटिकल जो भी वहाँ पर गुना भागा करना होगा उसमें लिख लेंगे कि हाँ हमको गुना करना है भागा करना है, उसमें कर लेंगे। जो 4 नंबर क्या होगा, हम जब गुना भागा लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जो 4 नंबर में सॉल्व कर दिए तो 5वें नंबर में क्या होगा, हमारे पास एक मीनिंगफुल ये थी आ जाएगा, मीनिंगफुल आंसर आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि हाँ हमारा यही आंसर होगा। तो न्यू मैन ने यही 5 लेवल दिया था। तो 1 नंबर की हमारे देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारा सब देखेंगे कि हमारा 1 नंबर में कौन आ रहा है, तो बी आ रहा है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर देखेंगे तो सी में पहले ए है तो सी को काट देते हैं, सी गलत है। 2 नंबर में क्या आ रहा था, ए आ रहा था, बी के बाद ए आना चाहिए, यानी यहाँ पे बी में जो बी वाला ऑप्शन है इसमें देखेंगे तो बी के बाद डी आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है, तो बी भी काट देंगे। 3 नंबर में क्या आ रहा था, डी आ रहा था, तो 3 नंबर में देखिए यहाँ पर पहले वाले में सी आ रहा है, सी आ रहा था, ये भी हम अपने काट देंगे। तो ले देखे ऑप्शन डी बच रहा है। पहले देखिए, पहले बी आया था, फिर ए आया था, फिर डी आया था, फिर ई आया था। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो न्यू मैन वाला ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ने आना चाहिए, दूसरा समझने आना चाहिए, तीसरा जो पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, मतलब उसको लिखेंगे। जो चौथा होगा उसको मैथमेटिकल जो हमारा क्या होगा, मैथमेटिकल जो भी प्रोसेस होगा उसको कर लेंगे, और 5वां में आंसर हमारा आ जाएगा। ये सिंपल भाषा में याद रखिएगा।
जो क्वेश्चन 60 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। जो 60 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट डिजायरेबल फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, यानी गणित के शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। यानी कोई एक टीचर है जो मैथमेटिक्स का टीचर है, उसको क्या नहीं करना चाहिए हमसे यहाँ पे वो निगेटिव वो आंसर पूछा है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन निगेटिव होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो जो पहला है अटेंडिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन मैथमेटिक्स, यानी बच्चों जो टीचर है वो क्या है, जो भी सेमिनार हो रहा है, जो भी वर्कशॉप हो रहा है उसको अटेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे नॉट यानी नेगेटिव पूछा है। जो दूसरा है क्वेश्चन क्या है, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या है, डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, यानी जो TLM होता है, जो बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री होता है उसको डेवलप करना है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में कह रहा है मिनिमम इंटरेक्शन विद द अदर मैथमेटिकल टीचर वर्किंग इन द सेम स्कूल और इन द नेबरहुड स्कूल, यानी जो क्या कर रहा है अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, यानी कोई मैथ के टीचर कोई है वो अपने क्लास मतलब एक स्कूल में तो एक ही मैथ के टीचर होंगे ऐसा नहीं होगा, जो एक से अधिक भी टीचर होते हैं। तो अगर जो एक टीचर है वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो बगल वाले स्कूल के जो मैथ के टीचर है उससे संपर्क ना करे, ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या है हमारा निगेटिव है, क्या है निगेटिव ऑप्शन है, तो हमारा यही सही होगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे निगेटिव ही पूछा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है और यहाँ पे मिनिमम जो देखेंगे ये मिनिमम जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है, तो हमारा यही सही होगा। क्योंकि हमारा गलत ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। ऑप्शन 4 में देखेंगे तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो इसमें कह रहा है पार्टिसिपेटिंग इन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेटिंग करना बहुत अच्छी बात है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन था, ये हमारा ऑप्शन सी था। जो ऑप्शन सी था यही नेगेटिव था और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का सी होगा। आई होप आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत ये अभी नया सेटअप है, इस पर मैंने कभी इस तरह वीडियो बनाया नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो उससे ये कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन में सही हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, और अगला जो हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, वो हम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं वो निगेटिव होते हैं, कौन से वर्ड पॉजिटिव होते हैं। और जो आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।